नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, फ्री गिफ्ट्स कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको दी जाएंगी, लेकिन कब दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, वीडियो पूरा देखिएगा। और यह वीडियो आपका कंप्यूटर का वीडियो होने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा अनाउंसमेंट किया जाएगा कि गिफ्ट्स क्या हैं, क्या कैसे मिलेंगी आपको और कहाँ से मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा भी देखिएगा, जिससे आपको कंप्यूटर की क्लास 10 भी आपको कराई जाएगी, जिसमें आपकी कंप्यूटर की क्लास 10 कल आपको जो स्टोरेज डिवाइसेस कराई गई थी, उन स्टोरेज डिवाइसेस की अगला पार्ट है यह पार्ट 2। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि यह जो गिफ्ट्स हैं, यह गिफ्ट्स क्या हैं और कैसे आपको यह गिफ्ट्स मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें क्या गिफ्ट्स है, कैसे गिफ्ट्स है, जो आपको हम गिफ्ट देने वाले हैं। अदर यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं जो आपको पेड चीजें देते हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ चीजें हम आपको फ्री देने वाले हैं। फ्री कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे और क्यों मिलेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की बना रहे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी, बैंकिंग, रेलवे, चाहे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यह हेल्प जरूर करेगी और 100% हेल्प करेगी। तो प्रॉपर देखिएगा किस तरह से आपको मिलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं, 25 दिसंबर को यह गिफ्ट क्या है, इस गिफ्ट के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। यह गिफ्ट में आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, कैसे आपको यह गिफ्ट लेनी है और सभी को फ्री गिफ्ट कैसे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो 25 दिसंबर को ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर को आज से सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन बाद हम यह वीडियो का अनाउंसमेंट करेंगे कि गिफ्ट क्या है, कैसे मिलेगी। और उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो तो वह सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यह गिफ्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि यह गिफ्ट मिल सके। कब मिलेगी यह गिफ्ट, गिफ्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको 25 दिसंबर को। ठीक है, जानकारी कब मिलेगी आपको, 25 दिसंबर को यह जानकारी मिलेगी कि गिफ्ट में क्या है, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी। पूरा देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर और स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, जीएस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको एक कंप्यूटर की क्लास चलाते हैं, उसके साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके की भी एक क्लास प्रॉपर चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी आपको गिफ्ट मिलेगी 25 तारीख को, आपको 1-2 दिन में आपको डेट भी बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, डेट भी आपको प्रॉपर बता दी जाएगी कि किस दिन आपको गिफ्ट मिलेगी और कितने बजे वह वीडियो आपकी आएगी, जहां पर आपको गिफ्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। और उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल है क्विक रिवाइज ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम जान रहे थे। तो मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में हमने कल बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने जाना था कि मेमोरी होती क्या है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, यह भी हमने कल की वीडियो में जाना था। और हमने जाना था मेमोरी के क्लासिफिकेशंस, कि मेमोरी को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती है और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये सभी हमने कल डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लास में। अब हम अगली क्लास में जानेंगे, सारी मेमोरीज को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेमोरी का क्या काम होता है। यह आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब आपको इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, जिसमें आपको बताया गया है कि प्राइमरी मेमोरी के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज डिवाइसेस आती हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी के बारे में जानकारी हम जानते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, सेकेंडरी मेमोरी अगर हमारे पास ना हो तब हम कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो हम कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से जुड़ी रहती है वह क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी। और मेन मेमोरी सीपीयू से संपर्क रखती है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। प्राथमिक या मेमोरी
कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी आपको रिमूव भी कर सकते हैं कभी भी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी आपकी दो टाइप की होती है, जो एक रिमूवल होती है, एक नॉन रिमूवेबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, दो टाइप की आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकेशन और सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिएगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन और सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन एक छोटी सी बिट होती है। बिट क्या होती है, बिट होती है उस लोकेशन का नंबर, उस लोकेशन का नंबर डिसाइड करती है जहां पर वह डेटा रखा हुआ है, या पर उस डेटा को ले जाना है, सेव करना है, सारी चीजें आपको बिट के अंदर दिखाई देंगी। जैसे कि अगर आपकी एक मेमोरी यहां पर सेव है तो उस मेमोरी का एक बिट नंबर जरूर होगा, एक एड्रेस नंबर जरूर होगा, जिससे हम उस मेमोरी तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ किसे कहते हैं, बिट को वर्ड लेंथ कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बिट को हम क्या कहते हैं, वर्ड लेंथ कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होती है जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। स्टोर की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है, कॉमा स्टोर की जा सकती है, मतलब जो आपकी लोकेशन है वह स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32 और 64 बिट की हो सकती है। जो आपका कंप्यूटर आते हैं, कंप्यूटर में जो स्टोरेज क्षमता होती है वह कितने की होती है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। आपने देखा होगा, हम जो नए लैपटॉप से कंप्यूटर्स लेने जाते हैं तो वहां पर हमको दो चीजें पूछते हैं, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो बिट क्या है, आपकी एक स्टोर, मतलब कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको अनिश्चित करती है कि कंप्यूटर आपका कितनी स्पीड से चलता है, 32 बिट की स्पीड से चलता है या फिर 64 बिट की स्पीड से चलता है। अब हम इनको जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिट क्या होती है, बिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, सबसे पहले 8 बिट, ठीक है, 8 बिट क्या होती है, सबसे पहले इसे जानते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर हमारा जो कंप्यूटर में डेटा है, डेटा किस रूप में रहता है, हमारा बाइनरी फॉर्म में। किस रूप में रहता है, हमारा बाइनरी फॉर्म में हमारा डेटा रहता है। किसके फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में हमारा डेटा रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो यह डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किस की जरूरत पड़ती है, बिट की जरूरत पड़ती है। अगर मान के चलो हमारा कंप्यूटर सिस्टम 8 बिट कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो 8 बिट कंप्यूटर सिस्टम है, तो इस 8 बिट में हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है दोस्तों, हम इतना डेटा एक साथ ले जा सकते हैं। कितना डेटा ले जा सकते हैं, इतना डेटा हम एक साथ ले जा सकते हैं। अगर हमारा यहीं पर 16 होता तो इसी का डबल, अगर यहाँ पे 32 होता तो इसी का फिर से डबल, और फिर 64 होता तो 64 का 32 का भी डबल। हम इतना सारा डेटा एक साथ ले जा सकते हैं, एक साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो बिट हमारा कितना हेल्पफुल होता है, तो ये भी आपने देख लिया कि हम सिर्फ ये कोई नंबर है, हमने वैसे ही मन से लिखा है, ठीक है, इसका कोई नॉर्मल 8 बिट का कोई नंबर नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ नॉर्मल नंबर लिखा है कि यह नंबर 8 बिट का नंबर है। इस नंबर को आप, अगर 8 बिट का आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो इतना डेटा आप एक साथ ले जा सकते हो। अगर आपका 64 बिट का नंबर है तो आप सोचिए 64 बिट एक साथ प्रोसेसिंग करने के लिए, सेव करने के लिए, तो कितना हाई आपका कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। अब आता है प्राइमरी मेमोरी की गति तीव्र होती है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनकी तुलना में प्राथमिक मेमोरी है उसकी गति बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, चलता किससे है, प्राइमरी मेमोरी से चलता है। प्राइमरी मेमोरी से चलेगा तो उसकी भी स्पीड इतनी हाई होती है कि आपकी जो प्रोसेसर है उसको प्रॉपर मैनेज कर सके, उसकी स्पीड को मैनेज कर सके, इतनी स्पीड आपकी प्राइमरी मेमोरी की होती है। पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। स्टोरेज क्षमता सीमित, कीमत अधिक होती है। स्टोरेज क्षमता जैसे कि अगर आपने कोई भी डेटा स्टोर करना है, लिमिटेड टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो,
लिमिटेड ही स्टोरेज करके रख सकते हो, उससे ऊपर अगर आप प्रोसेस करोगे तो आपका कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा या फिर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, कीमत भी अधिक होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनकी तुलना में प्राइमरी मेमोरी की कीमत भी अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी सामान्यतः अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो वोलेटाइल है इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है और वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो यह कौन सी है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। और वोलेटाइल मेमोरी की आप प्राइमरी मेमोरी को हम किस में रखते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल का हिंदी अर्थ होता है अस्थाई, मतलब इसके अंदर हम डेटा को स्थायी तौर पर सेव नहीं कर सकते। वह कौन सी मेमोरी होती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें जितना भी डेटा है सारा डेटा क्रैश हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अब वह जैसे देखिए रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम, यह किसके एग्जाम्पल हैं, आपके प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए जो आपकी रैम है, ठीक है, रैम, इसके अंदर जितना भी डेटा रहता है आपका, अब हम जो यह काम कर रहे हैं, ठीक है, इस पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हम लिख रहे हैं, यह सारा प्राइमरी मेमोरी में रैम के अंदर सेव हो रहा है। जैसे ही हमारा अगर लाइट चली जाती है या फिर हमारा जो सर्किट है उसके फ्लो होना बंद हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है उस सर्किट में, तो तुरंत ही रैम के अंदर जितना भी डेटा होगा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जो भी यहां पर लिखा हुआ होगा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसी को यहां से सेव कर दें, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, अगर हम इसी को सेव कर दें तो हम पूरा डेटा वापस आसानी से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड चिप का सर्किट का प्रयोग किया जाता है। यह सिलिकॉन से बनी होती है। इसके विकास का श्रेय जे.एस. किल्वी, ध्यान रखना, आईसी सर्किट किसने डिस्कवर किया था, जे.एस. किल्वी ने, जो मैंने आपको थर्ड क्लास में आपको प्रॉपर बताया था, थर्ड या फोर्थ क्लास होगी जहां पर मैंने आपको जनरेशन डिस्कस की थी, सेकंड या थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में आपको बताया था कि श्रेय किसके जाता है, आईसी चिप्स का, जे.एस. किल्वी के द्वारा जो आपकी आईसी चिप है उनको डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, जे.एस. किल्वी के द्वारा आईसी चिप का डिस्कवर किया गया था। प्राइमरी मेमोरी आपको समझ में आ गई प्रॉपर, इनको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। प्राइमरी मेमोरी आपकी छोटी छोटी लोकेशंस के रूप में आपकी रहती हैं, जिन्हें हम लोकेशन या सेल कहते हैं। लोकेशन और सेल को हम निश्चित बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, उसके रूप में हम स्टोर की जा सकती हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है बिट या वर्ड लेंथ के रूप में स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है, इसके अलावा नहीं मिलेगी आपको। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन स्पीड के साथ साथ इनकी जो कीमत होती है वो भी बहुत हाई होती है। ठीक है, अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी रूप से मेमोरी होती है। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम तक, निश्चित समय तक, जब तक हम इसके अंदर विद्युत सप्लाई बंद ना कर दें तब तक इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम, यह आपके वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल है। वोलेटाइल की नहीं है, यह आपके प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। अब प्राइमरी मेमोरी किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। आईसी चिप को, इनको हम आईसी चिप भी बोलते हैं। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था, जे.एस. किल्वी ने किया था, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जो द्वितीयक मेमोरी डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख सकती है। सेकेंडरी मेमोरी आपके डेटा है, सूचना है, उसको बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख सकती है। वह आपकी कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके एग्जाम्पल हैं आपकी जैसे हार्ड डिस्क, HDD, ठीक है, SSD, पेन ड्राइव, यह आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। और भी बहुत सारी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यह साधारण कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे अस्थाई मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी
कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता असीमित होती है, कितना भी स्टोरेज क्षमता इसकी बढ़ा सकते हैं, और इनकी गति धीमी होती है। क्यों? स्टोरेज क्षमता जितनी बढ़ती जाएगी जिस मेमोरी की, उस मेमोरी की उतनी ही स्पीड कम होती जाएगी, डेटा ट्रांसफर की स्पीड धीमी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप के लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, या फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। किसका? सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। एसएससी के हाई कोर्ट के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पटवारी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपका आया है कि निम्नलिखित में से ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी है। हम पढ़ के जाते हैं क्या? सेकेंडरी मेमोरी पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपका क्या आ गया? ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सहायक मेमोरी एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा हमारा सुरक्षित रहता है। कब तक? जब तक वह मेमोरी खराब नहीं होगी, चाहे 1 साल हो या 10 साल हो, तब तक हमारा डेटा जिस लोकेशन पे हमने सेव किया है उसी लोकेशन पे हमारा डेटा सेव रहता है। दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को सेव रखने के लिए यह सहायक मेमोरी का यूज हम करते हैं। इसके अंदर हम डेटा की जगह पर डेटा कोई भी आ जाए, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उस सभी को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। अब देखिएगा, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, परंतु डेटा को प्राप्त करने में लगा समय अधिक होता है। क्षमता बहुत अधिक है, क्षमता अधिक होगी, उनमें सर्च करने में टाइम लगेगा। ठीक है, सर्च करने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, हमें डेटा को ढूंढने में भी टाइम लगेगा, स्टोर करने में भी टाइम लगेगा। तो यह आपकी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, यह सारे किसकी एग्जांपल हैं? आपके सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी की एग्जांपल हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा एक और चैनल है ऑफिसर्स मंच, जहां पे आपको पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और एसएससी जीडी की लाइव क्लासेस चल रही है। कहां पर? डेली रात को 9 बजे आपकी यह सारी क्लासेस चल रही हैं। कहां पर? ऑफिसर्स मंच टेलीग्राम, ऑफिसर्स मंच हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपकी मैथमेटिक्स की कंप्लीट क्लासेस लाइव चल रही हैं। 75 दिन 75 कोर्स है आपका। 75 दिन के अंदर डेली एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है आपका। कोई भी एग्जाम बना रहे, एसएससी का हो, पटवारी हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम बना रहे, तो आप जाकर यहां से आप एक बार जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट, आपका एक फैक्ट है जो मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बताना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा, कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका बिट है BYT, जितनी अधिक ज्यादा वर्ड लेंथ का होगा, आपका डेटा की बिट कितनी वर्ड लेंथ की है? 8, 16, 32 और 64। ठीक है, अगर आपका 8 बिट का है वर्ड लेंथ आपका डेटा, तो आपकी स्टोरेज कम होगी, स्लो जाएगी। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम किसी हाईवे से जा रहे हैं, ठीक है, किसी हाईवे से जा रहे हैं, हाईवे पे आपको 4 रास्ते मिल जाएंगे, 4 लेन मिल जाएंगी। तो 4 लेन से अगर आप जाओगे तो आपके जैसे आपके 200 ट्रक हैं, ठीक है, मान के चलो आपके पास 200 ट्रक हैं, आपके पास एक ही रोड है, एक रोड से ले जाओगे तो एक के पीछे एक टाइम लगेगा 200 ट्रक को पहुंचाने में। अगर आपके पास 10 लाइन है, 10 लाइन एक साथ 10 ट्रक जाएंगे तो कितने स्पीड में आपके सारे ट्रक्स पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से यहां पर भी कंप्यूटर में भी बिट का उतना ही रोल होता है। जैसे कि अगर आप 8 बिट का डेटा रखोगे तो 8 बिट करके ले जाएगा, एक बार में 8 पहुंचा देगा, फिर दोबारा आएगा, फिर 8 बिट करके ले जाएगा। 16 बिट का है तो आपको एक बार में 16 बिट का डेटा ले जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपका क्या है? 64 बिट। 64 बिट है तो 64 बिट में आपको 64 बिट का डेटा एक साथ ले जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह से आपका यह रहता है। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे आपका एक ट्रैक्टर है, एक बड़ी आपके पास ट्रेन है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान को ले जाना है, आप ट्रैक्टर से थोड़ा थोड़ा करके ले जाओगे, आओगे, फिर ले जाओगे, फिर आओगे। आपके पास पूरी ट्रेन है, ट्रेन में सारा सामान भरो, एक बार में ले जाओ। तो उसी तरह से आप यहां पर भी आपको छोटी बिट की जरूरत छोड़ के आपको जितना बड़ा आपकी बिट होगी उतना ही वर्ड लेंथ का आपका डेटा होगा और उतनी ही आपका स्पीड आपकी हाई होगी, उतना डेटा आप जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हो। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति भी बढ़ जाती है। जैसे कि पहले के जो आपके कंप्यूटर्स देखे थे, हमने जनरेशंस पढ़ी थी, जहां पर फर्स्ट जनरेशन की स्पीड बहुत कम थी क्योंकि इनमें बिट कम थी, 8 बिट आपको यूज करते थे प्रोसेसर को। फिर धीरे धीरे हम 16 बिट पे आए, फिर 32 बिट पे आए। अब हम क्या चला रहे हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर्स चला रहे हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, वर्ड लेंथ की तुलना में सड़क से की जा सकती है। जैसे सड़क की जितनी चौड़ी होगी उतनी ही गति अधिक होगी, उतना ही सामान को आसानी से तेज ले जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैंडम और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होती है। ठीक है, यह दोनों में होती है आपकी रैंडम सीक्वेंशियल मेमोरी, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी के अंदर होती है। मेमोरी में डेटा अलग अलग स्थानों पर रहता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर डेटा आपको पढ़ने या डेटा स्टोर करने में समान समय लगता है उसको क्या कहते हैं, रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। मतलब आपका डेटा कहीं भी पढ़ा रहे, वहां से पढ़ा रहे, यहां से उठाना है, दोनों जगह से डेटा को रीड और राइट करने में अगर सेम समय लग रहा है तो वह कौन सी मेमोरी है, रैंडम एंड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल है रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, यह सारे किसके एग्जांपल हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम आते हैं रोम पर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका पहला पार्ट आता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह आपका दिखाई दे रहा होगा इमेज, यह आपकी रोम की इमेज है जिसमें अलग अलग लेग्स रहते हैं, एक माइक्रोचिप रहती है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग लेग्स रहते हैं जिससे चारों तरफ से यह मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम से आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे और मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। यह हमेशा मदरबोर्ड के संपर्क में रहती है, इसको हम मदरबोर्ड से अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो या तो मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा या फिर यह माइक्रोचिप आपकी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। यह एक अस्थाई नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अस्थाई नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब जब हमने स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था वहां पर लिखा था वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी डिवाइस नॉन वॉलेटाइल है और कौन कौन सी डिवाइस आपकी वॉलेटाइल है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को, सूचनाओं को नष्ट नहीं कर सकते। मतलब रोम के अंदर आप एक बार डेटा को स्टोर करा सकते हैं, स्टोर कराने के बाद फिर उस डेटा को हम ना रिमूव कर सकते ना इरेज कर सकते। ठीक है, एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वह डेटा आपका रोम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर आपको इसको रिमूव करने की कोशिश करोगे तो रोम आपकी डैमेज हो जाएगी। सिर्फ इस डेटा आपने एक बार हमने इसको राइट कर दिया, फिर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ इसे क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। जो आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी है, आपकी रोम आपकी बिल्ट इन मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर हमेशा सेव रहती है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद करने पर भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। जब तक आपका रोम डिवाइस खराब नहीं होगी तब तक आपका डेटा प्रॉपर सेव रहेगा। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर मेमोरी से डिवाइस से किया जाता है। इसके अंदर हम अलग अलग तरह की हमारी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे आपको अगर कोई भी प्रोग्राम है
तथा डेटा है उसको एक बार स्टोर कर दिया, फिर उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल है बायोस। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का बायोस होता है वह एक बार इंस्टॉल कर दिया, फिर उसको दोबारा हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर चेंज ही करना पड़ेगा पूरे बायोस को, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार राइट कर दिया तो फिर हमें रीड करने की ही जरूरत होती है। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए रोम की जरूरत होती है। यह एक स्टार्टर होता है। बायोस क्या है? हमारा एक स्टार्टर है जो थोड़ा सा धक्का दे देता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। सारी प्रोसेस आपका ये बायोस स्टार्ट, जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं हमारा बायोस पूरे सिस्टम को ऑन करके फिर बायोस ऑटोमेटिक अपना काम बंद कर देता है, और जो भी काम बायोस का रहता है वो अपना करता रहता है। एक और फैक्ट है, रोम में प्रोग्राम या डेटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। ठीक है, जो रोम है, अभी हमने रोम पढ़ा था, तो रोम के अंदर जो डेटा है उसको किसके द्वारा? फ्यूज लिंक के जरिए डेटा को स्टोर कराया जाता है। एक बार डेटा भर देने के बाद फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। जो डेटा स्टोरेज के अंदर फ्यूज लिंक होती है उसको जला देते हैं, ताकि हम डेटा को न बदल सकें और न उस डेटा को कभी अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस डेटा को डिलीट भी ना हो सके। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर हमारा सिस्टम हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पता चले हमारा रोम खराब हो गई, तो उसको से बचाने के लिए, हमें रोम को बचाने के लिए फ्यूज लिंक को, डेटा को एक बार स्टोर कर दिया, फिर फ्यूज लिंक को जला देते हैं, जिससे किसी भी अन्य प्रॉब्लम की वजह से रोम खराब ना हो। ठीक है, इस कारण के रोम को में डेटा डालने के बाद जलाना को प्रोसेस क्या कहते हैं? बर्निंग इन द डेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर्निंग इन द डेटा प्रोसेस किसकी होती है? आपकी रोम के अंदर प्रोसेस होती है। डेटा को स्टोर करने के बाद इसको हम फ्यूज लिंक को जला देते हैं, जलाने के बाद, जिससे कि उस डेटा को हम रिमूव ना कर सकें। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब आता है अगला आपका पी रोम। पी रोम का आपको समझ रहे होंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर एक बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा फिर इसके अंदर हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। रोम में हजारों डायोड होते हैं। इस छोटी सी माइक्रोचिप में हजारों डायोड होते हैं जो उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वंचित सूचनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये पी रोम है, एक बार डेटा भर दिया तो फिर ये नॉर्मल रोम की तरह बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये फ्यूज लिंक है, फ्यूज लिंक जैसे ही जल गया तो नॉर्मल रोम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम पर पैराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से पुराने डेटा को हम हटा सकते हैं और उसकी जगह पर नया डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बट जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट डिफ्यूज होगा या कोई खराब होगा, इलेक्ट्रिक बंद होगी, तब भी इसके अंदर हम डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट ईपी रोम भी कहा जाता है। किसको? ईपी रोम को हम अल्ट्रावायलेट ई रोम भी कहते हैं। अगला आता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकली सहायता से हम उसके अंदर प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं जो पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, और उसकी जगह पर हम नया प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? आपने जो पेन ड्राइव्स देखी होंगी, ठीक है, पेन ड्राइव्स देखी होंगी, पेन ड्राइव या आपने कार्ड्स देखे होंगे, ठीक है, जो मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, तो वह भी आपकी फ्लैश मेमोरी की तरह ही रहती हैं, जो आपका ईपी रोम पर आधारित रहती हैं। फ्लैश मेमोरी की तरह हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, फिर से रीड कर सकते हैं, फिर से राइट कर सकते हैं, फिर से हम उसको इरेज कर सकते हैं। यह दोनों तरह से काम करती हैं। सेकेंडरी मेमोरी की तरह भी काम करती हैं, लेकिन आती किसमें है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है ये रोम। ठीक है, अब अगला आता है आपका रैम। रैम एक माइक्रोचिप है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। इसके अंदर
आपका सारा डेटा स्टोर करके हम रख सकते हैं। जिस प्रोग्राम पे हम वर्क कर रहे हैं या हमें जो प्रोग्राम चलाना है उस प्रोग्राम को हम रैम के अंदर अस्थायी तौर पर स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो भी काम कर देंगे, काम हमने जैसे कंप्लीट किया, जैसे ही हम प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे उसके अंदर जितना भी डेटा होगा सारा डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर उसके जैसे कि हम जो भी सर्किट है उस सर्किट को क्लोज कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक रैम के अंदर से सारा डेटा क्लीन हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास 4 GB की रैम है, ठीक है, तो हमारी 4 GB की रैम है, हमने डेटा फुल भर दिया, प्रोग्राम हमारे सारे चल रहे हैं, डेटा फुल है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद कर देंगे उसके अंदर पूरी 4 GB खाली हो जाएगी। फिर से हम प्रोग्राम चालू करेंगे, हमारी रैम फिर से भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी रैम काम करती है, ठीक है। अब अगला आता है आपका, आजकल बाजारों में जो उपलब्ध रैम है वह किसमें मिलती है? जीबी में उपलब्ध है। 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। पहले क्या होती थी, MB में रैम आती थी, जैसे 512, 256, बहुत कम रैम रहती थी। लेकिन अब जीबी में आपको रैम मिलती है, ठीक है। इसमें आपको 2 तरह की मेमोरी रहती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। तो सिंगल इनलाइन और ड्यूल इनलाइन क्या होता है वो भी समझते हैं। स्लॉट में हम रैम चिप्स को लगाते मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन रैम्स को मदरबोर्ड पर ये 2 लाइन रहती हैं आपकी, ठीक है। मदरबोर्ड पे आपकी 2 तरह की लाइन रहती हैं। सिंगल इनलाइन मेमोरी रहेगी तो आप एक ही चिप लगा पाओगे। ड्यूल इनलाइन मॉड्यूल रहेगा, 2 चिप लगा पाओगे, ठीक है। उसके अंदर अगर और भी मॉड्यूल रहेंगे तो आप उनके अंदर और भी मॉड्यूल लगा सकते हैं। अब आपकी सिम्स जो आपकी सिंगल इनलाइन मेमोरी है, रैम है, 2 तरह की होती है, 32 बिट मेमोरी और 64 बिट मेमोरी। अगर आपका सिस्टम 32 बिट मेमोरी है तो आपको यह सिंगल इनलाइन लगानी पड़ेगी। 64 बिट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर है तो DIMS आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल इनलाइन आपका 32 बिट में आता है और डबल इनलाइन आपका 64 बिट के अंदर आता है। अब आपकी रैम 2 तरह की होती है, पहली डायनामिक और दूसरी स्टैटिक रैम, ठीक है। डायनामिक रैम के अंदर डेटा बनाए रखने के लिए उसे सेकंड बार रिफ्रेश करना पड़ता है तो उसके अंदर डेटा रहेगा, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी कारण स्टैटिक रैम की कंप्यूटर सप्लाई बंद करने पर भी डेटा हम अगली बार यूज कर सकते हैं। अब यह जो डायनेमिक रैम है उसे हम नॉर्मली रैम की तरह यूज करते हैं और जो स्टैटिक रैम है उसे हम रोम की तरह यूज करते हैं। जो रोम है वह आपकी किस में आएगी, स्टैटिक रैम के अंदर आएगी, और जो आपकी रैम है वह किस में आएगी, डायनेमिक रैम के अंदर आएगी दोस्तों। तो यहां पर हमारा प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट होती है। अब चलते हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से पहले एक छोटा सा पार्ट और है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है तो इसके बारे में हम समझते हैं। डायरेक्ट यह CPU से लिंक रहती है। इसके अंदर जब हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोग्राम, जैसे हमने कोई नया सिस्टम बनवाया, ठीक है, प्रोग्राम इंस्टॉल किए, प्रोग्राम हमने जब ओपन किया नए सिस्टम में तो उस प्रोग्राम का कुछ पार्ट स्टोर हो जाता है कहां पर, कैश मेमोरी के अंदर। उस प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम, जैसे आपने फोन देखा होगा, अपना फोन अगर हम नॉर्मल फोन चलाते रहते हैं तो कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तेज ओपन हो जाएगा। अगर वहीं पर हम अपने फोन को रीस्टार्ट कर दें फिर हम प्रोग्राम को, किसी प्रोग्राम को ओपन करें तो प्रोग्राम ओपन होने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि जो कैश मेमोरी है उसके अंदर जो उस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है वो डिलीट हो जाता है। अगर हमारे पास कैश मेमोरी के अंदर उस प्रोग्राम का डेटा पहले से मौजूद है तो तुरंत कैश मेमोरी से अंदर से उस डेटा को हमारा जो सिस्टम है, CPU है, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इसकी मदद से हमारा जो कैश मेमोरी है उससे क्या होता है, हमारी कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है, ठीक है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। अगर हम अपने सिस्टम से कैश मेमोरी को रिमूव कर दें तो हमारा प्रोसेसर बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि हर बार प्रोग्राम को बेसिक से उठाना पड़ेगा, सारी चीजों को लोड करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैश मेमोरी का यूज करते हैं। अब आता है हमारा
मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम आ गए। अब हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले ये हमारी मैग्नेटिक टेप, फिर है हमारी फ्लॉपी डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर हम पार्ट जानेंगे कि पार्ट कैसे काम करते हैं। फिर हम आती है सीडी, डीवीडी, रोम और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, यह सारी आपकी किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, इसमें एक प्लास्टिक रिबन होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सा, आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिसे हम विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डेटा को स्टोर करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा मैग्नेटिक टेप है उस पर हम इलेक्ट्रिक की सहायता से, विद्युत की सहायता से इलेक्ट्रिकली हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे, आयरन ऑक्साइड को रिमूव करके, उस परत से हम आयरन ऑक्साइड को रिमूव करते जाते हैं और वहां पर हमारा डेटा स्टोर होता जाता है। दो अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उसके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है जिसे इनर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी पेन से लिखते हो तो लिखने के बाद हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं एक शब्द के बाद कि वह शब्द आपका पर्टिकुलर लिखा रहे, और दूसरा शब्द फिर हम जगह छोड़ने के बाद फिर से लिखना चालू कर देते हैं। जब भी हम कोई टाइपिंग करते हैं, एक वर्ड कंप्लीट हो गया फिर हम स्पेस बार दबाते हैं, क्यों, दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर दो डेटाओं के बीच में स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, खाली जगह को छोड़ देते हैं, जिससे कि हम दोनों डेटाओं को समझ सकें कि यहां क्या डेटा लिखा है और दूसरे थोड़ा आगे चल के क्या डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि पहले आपने वो देखे होंगे, टेप आते थे, ठीक है, रिकॉर्डिंग टेप। जैसे हम उसमें रिकॉर्डिंग टेप चालू किया, बटन दबाया, वो चलना चालू हो जाते थे। ठीक है, तो उसी बेस पे आपकी क्या है, मैग्नेटिक टेप वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक का बना हुआ वृत्ताकार डिस्क है, एक वृत्ताकार डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी होती है, और जो सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी हुई गोल छुरी घूमती है और वह ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने पर खुला स्थान होता है, जिसे घिसकने वाले एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है, पोर्टेबल राइटिंग नॉच। ठीक है, इस तरह से आपकी देखी होगी। तो इस तरह से आपकी क्या रहती है, फ्लॉपी डिस्क रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी हम मैग्नेटिक की सहायता से ही हम अपना सारा डेटा लिख सकते हैं। इसके प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता कितनी है, 512 बाइट प्रत्येक सेक्टर। एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता कितनी है, 512 बाइट है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो आपने नॉर्मल देखी होंगी, इस तरह से आपकी हार्ड डिस्क मौजूद रहती हैं। काम कैसे करती हैं ये देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर एक छोटी सी आपकी यह डिस्क लगी रहती है। ठीक है, यह छोटी सी डिस्क लगी रहती है। इस डिस्क पर यह बीच में आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं स्पाइंडल। यह इस डिस्क को घुमाने का काम करता है। हार्ड डिस्क हमारी 500,000 आरपीएम और 7,500 आरपीएम की आपको मिलती है। अब आरपीएम क्या है, यहां पर आरपीएम है राउंड पर मिनट, मतलब 5,000 राउंड एक मिनट में यह आपकी हार्ड डिस्क घूमती है। एक मिनट में 5,000 राउंड स्टोरेज क्षमता उतनी होती है। अगर हमारी हार्ड डिस्क 7,000 राउंड की है, एक मिनट में 7,000 राउंड घूमेगी, तो उसकी क्षमता इस 5,000 वाली से तेज होती है। अब क्या होता है, यह आपको एक हेड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यह आपको एक हेड दिखाई दे रहा होगा। इस हेड की सहायता से हमारी पूरी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। यह हेड ही आपके पूरे हार्ड डिस्क पर मूव करता है और आपके डेटा को रीड और राइट करता है। कौन करता है, यह हेड। इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग हेड, या इसको बोलते हैं प्लेटर के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर एक सस्पेंशन भी लगा रहता है जो इस प्लेटर को ऊपर और नीचे मूव करता है, जिससे हार्ड डिस्क की जो डिस्क है वो डैमेज नहीं हो। अब हम समझते हैं प्रॉपर। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एक स्थायी स्टोरेज क्षमता देता है, डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, डेटा स्टोर करने और पढ़ने की गति भी तेज होती है। किसी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां रखा जाता है? आपका हार्ड डिस्क के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु से बना एक पतला डिस्क होता है। यह जो डिस्क है, यह डिस्क किसका बना होता है? आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता, मतलब मुड़ता नहीं है। जैसे पेज है, पेज आसानी से मुड़ जाता है, उसी तरह से यह मुड़ता नहीं है। जैसे कि यह हमारा पेज है, जैसे हमारा यह पेज मुड़ जाता है तो उसी तरह से यह आपका मेटल से बना होने के कारण मुड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अतः इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्क है, मेटल से बनी है, हार्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? हार्ड डिस्क नाम दिया जाता है। डिस्क के एक या दो सतहों को डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा रिकॉर्ड करने के लिए राइट या पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग हम करते हैं। अलग अलग रीड और राइट हेड होते हैं, दो अलग अलग हेड होते हैं, एक रीड करता है, एक राइट करता है। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डेटा स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं डबल साइडेड डिस्क। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डेटा स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? डबल साइडेड डिस्क। और जिसे सिंगल साइड होता है उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड डिस्क। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क में डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा तथा पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा और पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क का जो हेड है उसकी सतह से भौतिक संपर्क नहीं होता, परंतु डिस्क और हेड के बीच का गैप इतना कम होता है 3 नैनोमीटर तक कि धूल का छोटा सा कण भी उसमें फंस सकता है, जिससे डेटा पढ़ना संभव नहीं होता। इसीलिए इसे हार्ड डिस्क क्रैश कहा जाता है। जैसे कि 3 नैनोमीटर हार्ड डिस्क और उसकी जो पतली सी डिस्क होती है उसको जो हेड होता है उसे पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, जो आपकी प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो हेड होता है जो डेटा को पढ़ता है और राइट करता है, रीड करता है, अगर उसके बीच में 3 नैनोमीटर का अगर कोई भी धूल का कण आ जाए तो डेटा को पढ़ना संभव नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। हम हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हैं। हम अपना जो हेड है, प्लेटर है, उसे चेंज करके हम नया हेड लगाओ, और थोड़ा कॉस्टली होता है, इसी वजह से उसको हम प्रॉपर मार्केट में सारी टूल्स नहीं मिलते, इसी वजह से हम उस हार्ड डिस्क को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। जो आपकी डिस्क है, जो आपकी ये डिस्क है, हर डिस्क की एक एक छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग डेटा स्टोरेज एड्रेस पहले से ही निश्चित रहता है कि यह एक एड्रेस ये है, इतना एड्रेस इसके लिए, इतना एड्रेस इस चीज के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम अपना डेटा को अलग अलग एड्रेस पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डेटा भंडारण के लिए जो व्यवस्थित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हमारी हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है, अगर हम डिस्क फॉर्मेटिंग का यूज करके हार्ड डिस्क को डिस्क फॉर्मेटिंग यूज करेंगे अगर पर्टिकुलर स्पेस पे, तो उसके अंदर जो भी डेटा बचा हुआ होगा, खाली जगह बची हुई होगी, वो हमारी हमें वापस मिल जाएगी। कैसे? अगर हमने 2 प्रोग्राम बनाए, एक प्रोग्राम को इसमें लिखा, एक प्रोग्राम को हमने इसमें लिखा। प्रोग्राम हमारा इतना लिखा है तो इतनी जगह क्या है? खाली है। इसको हमने पूरा भर दिया तो ये खाली जगह पहले से उसकी जगह पे निश्चित रहेगी। लेकिन हम डिस्क फॉर्मेटिंग यूज करेंगे तो इसका कुछ प्रोग्राम यहां पर चला जाएगा और जो ये खाली जगह है वो लास्ट में हमें खाली जगह मिल जाएगी। इस तरह से हमारी जो डिस्क फॉर्मेटिंग है वो काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब आती है CD DVD रोम।
सीडी डीवीडी हमारी किस तरह से काम करती हैं। सीडी डीवीडी जो ऑडियो वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर इंफ्रारेड लेजर बीम की सहायता से हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। दो तरह की होती हैं यह, CDR और CDRW, DVD-R, DVD-RW। अब R क्या है? R आती है आपकी सिर्फ एक बार रीड करने के लिए, मतलब एक बार राइट कर दो फिर आप उसको रीड ही कर पाओगे, दोबारा राइट नहीं कर सकते। RW आती है रीड और राइट, मतलब आप उसको डेटा को रिमूव भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और दोबारा डेटा को रीड भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आपकी क्या काम करती हैं, आपकी CD और DVD काम करती हैं। अगला आता है आपका ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क DVD की तरह ही होती है। इसकी स्पीड क्षमता 25 GB तक आपको इसमें भंडारण क्षमता मिलती है। अगर इसमें 2 लेयर लगा दी जाए तो इसकी क्षमता हमें 50 GB तक मिल सकती है। यह नॉर्मल DVD और CD की तुलना में काफी मजबूत होती हैं और जल्दी खराब नहीं होती। इसमें आप हाई डेफिनेशन जो आपकी मूवीज रहती हैं, वीडियोस रहती हैं, उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। अगला पार्ट आता है आपका पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव जैसे स्टोर बताया था अभी, फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। जो आपको लास्ट में अभी बताया था EEPROM, इसे भी हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं। और फ्लैश ड्राइव का नॉर्मल एग्जांपल है आपका सीधा सा पेन ड्राइव, आपका एक मेन एग्जांपल है किसका? फ्लैश ड्राइव का। इस पेन के आकार का इस्तेमाल हम मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? छोटी सी चिप होती, कहीं भी ले जाओ, लगाओ और काम करना चालू और फिर से निकाल लो। इसी तरह से आदत काम करती हैं आपकी पेन ड्राइव्स। ठीक है, पेन ड्राइव्स बाहरी ऊर्जा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई पर काम करती हैं। उसके अंदर कोई भी पावर सप्लाई नहीं होती। जब हम किसी डिवाइस में इंसर्ट करते हैं तो उसकी पावर सप्लाई के आधार पर ही यह पेन ड्राइव काम करती है। अगला आता है आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलग अलग उपकरणों में किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, PDA, पाम टॉप, स्मार्टफोन और अलग अलग डिवाइसेस में किया जाता है, जहां पर हम अपनी जो स्टोरेज क्षमता है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्टोरेज क्षमता है हमारे पास 8 GB, 10 GB, 16 GB, 32 GB। अगर उसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूव और करना है, उसको डबल करना है, तो हम पेन कार्ड के यूज कर सकते हैं। अगर हमें और इंप्रूव करना है तो पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव से भी और ऊपर करना है तो हम हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। लास्ट आती है आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक अस्थाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जो विद्युत द्वारा पुराने डेटा को हम नए डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी में क्या रहता है, जैसे कि हमारा जो पुराना डेटा है उसको रिमूव करो, नया डेटा उसमें इंसर्ट करा दो। इसका सही उदाहरण है क्या है? EEPROM फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी पे आती है। यह आपका पॉइंट है जो अभी आपने नए जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें इसका यूज ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको 6 GB रैम मिलती है तो 3 GB की वर्चुअल मेमोरी मिलती है। वह क्या है? जैसे देखिए, अगर आपको कोई 6 GB का प्रोग्राम हमें चलाना है, हमारा प्रोग्राम 6 GB से ऊपर का हो रहा है, तो हम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा उस समय प्रोग्राम को चलाने के लिए काफी है। लेकिन जो हार्डवेयर की मेमोरी होती है उसकी तुलना में काफी कम यूजफुल रहती है, क्योंकि वह वर्चुअली क्रिएट की गई मेमोरी होती है, एक तरह से सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट की गई मेमोरी होती है। और उसके अंदर हम जो भी सिस्टम चलाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हमें चलाना होता है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ लिमिटेड टाइम तक चला सकते हैं। अगर वर्चुअल मेमोरी का हम लगातार यूज करते रहें तो हमारे सिस्टम के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम समझते हैं मैपिंग को, कि किस तरह से हमारी कौन सी मेमोरी है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारी है स्टोरेज क्षमता के ऊपर। स्टोरेज क्षमता जो रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रोम रैम है, सबसे कम होती है। जितनी छोटी मेमोरी होगी आपकी, रजिस्ट्रेशन क्षमता उतनी ही कम होगी स्टोरेज क्षमता। जैसे हम जितनी मेमोरी में बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही स्टोरेज क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी और एक्सेस टाइम भी बढ़ता जाएगा। रजिस्टर के अंदर कोई भी डेटा है तुरंत कैसे कर सकते हैं। कैश मेमोरी की डेटा है
रजिस्टर तुलना में काफी ज्यादा समय लगेगा। मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जितनी ज्यादा स्टोरेज आपकी बढ़ती जाएगी, आपको डेटा को सर्च करने में समय भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आती है आपकी कीमत पे। ठीक है, जितनी छोटी मेमोरी होती जाएगी उतनी ही कीमत बढ़ती जाएगी और स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी बड़ी आपकी मेमोरी होगी स्पीड उतनी ही कम होगी, जितनी छोटी आपकी मेमोरी होगी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस डायग्राम से आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि जो आपकी मेमोरीज है उसकी कीमत कैसे रहती है और स्पीड कितनी होती है। अब हम जानते हैं यूनिट मेमोरी की। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहां से बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यह एग्जाम हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में आपका पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले आता है एक बिट। एक बिट क्या होता है आपका? बाइनरी डिजिट 0 और 1। ठीक है, फिर आता है आपका एक निबल। एक निबल को हम 4 बिट से दर्शाते हैं। ठीक है, एक बाइट क्या होता है हमारा? 8 बिट। तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा। एक निबल 4 बिट, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होती है। 1 MB 1024 KB के बराबर होती है। 1 GB 1024 MB के बराबर होती है। 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, यह आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस टॉपिक को हम फिर से पिकअप करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और वहां से आपको प्रॉपर समझाएंगे उस टॉपिक को। तो यह आपकी क्या है? यूनिट्स है, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इनसे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन 3 से बनता है, तो इन तीनों को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। यह 2015 में पूछा गया है इलाहाबाद बैंक और NICL में। ठीक है, डिजिटल रूप में हम स्टोर करते हैं, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर रखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डेटा रहता है कहां पर? सेकेंडरी और सहायक मेमोरी में। सेकेंडरी और सहायक मेमोरी में, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी को। कंप्यूटर के अंदर मेन या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं रैम या रोम। ठीक है दोस्तों, किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का हम इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की डिवाइस के रूप में हम किस यूज कर सकते हैं? किसका? फ्लिप फ्लॉप का। और फ्लिप फ्लॉप क्या है मैं आगे बताऊंगा, जहां पे आपका लैंग्वेज आएंगी वहां पे हम आपको फ्लॉप फ्लॉप के बारे में भी समझाऊंगा। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो रैम होती है उसको हम लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत होती है। अगर रैम के अंदर भी अगर हल्की सी भी पावर कट हुई तो हम जो भी प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं सारा क्रैश हो जाएगा, तुरंत डिलीट हो जाएगा। अगला है आपका रजिस्टर। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो बहुत स्थित रहता है रोम के अंदर। रोम के अंदर रजिस्टर रहता है जो हाई स्टोरेज कैपेसिटी को रखता है, मतलब तुरंत ही जो डेटा है उसको कैप्चर कर तुरंत ही उठा लेता है जहां से उस डेटा को लेना होता है। ठीक है, अगला है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा यथावत रहता है किसके अंदर? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम है, जो मैंने अभी बताया था, यह आपका पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? रोम है। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी आपके डेटा या कंट्रोल को खो देती है, उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी से भी क्वेश्चन आया है आपका, ध्यान रखिएगा। जब पावर को हम बंद कर देते हैं तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसके उदाहरण है रैम, कैश मेमोरी। ठीक है, रैम, कैश मेमोरी और भी उदाहरण। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल के उदाहरण है आपके पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये सारे किसके उदाहरण हैं? नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी के। तो दोस्तों प्रॉपर समझ में आया आज की क्लास? अगर नहीं समझ में आई, कोई भी टॉपिक रह गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, वहां से प्रॉपर समझाएंगे, एक एक डिटेल में समझाएंगे और आपको बता दें कि जो गिफ्ट है वो आपको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी। वीडियो आपने पूरी देख रही होगी, उसके अलावा जो गिफ्ट है आपकी
गिफ्ट कब मिलेगी? 25 दिसंबर को इस गिफ्ट का अनाउंस किया जाएगा कि क्या गिफ्ट है। आपको बहुत बड़ी गिफ्ट है जो मान के चलो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। यह गिफ्ट आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा परचेस करने की जरूरत नहीं है। और यह जो गिफ्ट देने वाला हूं, इस गिफ्ट में जो आपका एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगी। लगभग मान के चलो 10 से 15 मार्क्स, किसी भी एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव करने में यह हेल्प करेगी। जो गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव करेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 10 से 15 मार्क्स आपको पास करने और फेल करने में काफी अहम होते हैं। 25 तारीख को जुड़िएगा क्लास में। दोस्तों को इतना शेयर कर दो कि वह इस गिफ्ट को आसानी से ले सकें जो गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं। हर दोस्त को शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं आपके, वीडियो को इतना वायरल कर दो कि गिफ्ट आपको प्रॉपर मिल जाए। कब मिलेगी आपको? 25 दिसंबर को गिफ्ट की अनाउंस किया जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि 25 दिसंबर को जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन उसको पहले ही मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना पढ़ते रहिए। पटवारी एग्जाम या हाई कोर्ट, एसएससी, कोई भी एग्जाम आ जाए, सभी एग्जाम के लिए आप प्रॉपर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।